नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका G23 एकेडमी के YouTube चैनल में। आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर रहे होंगे। मैं अर्पित कटियार एक बार पुनः आपके लिए लेके आया हूँ मैथ में नंबर सिस्टम। आज हम लोग जानेंगे नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स किससे मिलकर बने होते हैं, क्या है नंबर्स की परिभाषा, कैसे कोई नंबर बनता है, नंबर के प्रकार कितने होते हैं, अगर कोई भाज्य संख्या है तो भाज्य संख्या की शर्तें क्या हैं, अगर कोई अभाज्य संख्या है तो अभाज्य संख्या की शर्तें क्या हैं, कोई भाज्य संख्या है अगर उसका वर्ग करेंगे तो वो किस रूल को फॉलो करेगा, कोई अशांत दशमलव है तो उसका हर जो है वो क्या होना चाहिए, कोई शांत दशमलव है तो उसका जो हर है वो क्या होगा। ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, उनको पढ़ेंगे। ये मैथ का एक ऐसा टॉपिक है जिसको पढ़ने से आपका मैथ का आधार बनेगा, बेस बनेगा। आप लोग यकीन मानिए, अगर ये चैप्टर आपको सही से नहीं आता होगा तो मैं आपसे ये तो नहीं कह रहा कि आप कोई दूसरा चैप्टर नहीं समझ पाएंगे, चैप्टर तो समझ जाएंगे, लेकिन फ़र्क क्या होगा। जिस स्टूडेंट को ये चैप्टर अच्छे से आता होगा नंबर सिस्टम, और जिस स्टूडेंट को नहीं आता होगा, उन दोनों स्टूडेंट के बीच जो अंतर होगा वो होगा कैलकुलेशन के टाइम को। एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण यही नहीं होता है कि आपको सवाल आ गया है। आपने अभी तक जितने भी एग्ज़ाम दिए होंगे, एसएससी, बैंक, रेलवे, एनडीए, सीडीएस, टीचिंग का कोई भी एग्ज़ाम, टेट, सीटेट, वही पेपर आपको घर पर दिया जाए तो 95 स्टूडेंट, 100 में से 95 मतलब 95% स्टूडेंट पेपर को सॉल्व कर लेंगे, सही से सॉल्व कर लेंगे। हो सकता है उनके नंबर इतने अच्छे आए कि जितना कट ऑफ गया था उससे बहुत ऊपर आएंगे। तो एग्ज़ाम टाइम ऐसा क्या होता है कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, या क्वेश्चन तो सॉल्व होते हैं, आपको लगता भी क्वेश्चन हमें आ जाएगा, लेकिन टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं आप। तो सबसे महत्वपूर्ण है टाइम मैनेजमेंट। जितना महत्वपूर्ण है एक सवाल करने के लिए, तो उतना ही महत्वपूर्ण है तो उस सवाल को किस तरीके से किया जाए, कैसे उस सवाल को ट्रिक की मदद से अपने फाउंडेशन को इतना मजबूत करेंगे कि फाउंडेशन तो पढ़ेंगे, साथ में उसकी ट्रिक भी जानेंगे, कैसे किसी सवाल को बहुत जल्दी कर सकें। तो उसके लिए आपको कुछ रूल्स याद करने पड़ेंगे, जिनको हम आपको समझाएंगे। कैलकुलेशन तेज करने के लिए आपको नंबर सिस्टम की आवश्यकता पड़ेगी। जिसे कैलकुलेशन अपनी बहुत स्ट्रांग करनी है तो उसके लिए एक ही उपाय है कि नंबर सिस्टम को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ें। मैथ की डिविजिबिलिटी रूल, मैथ का यूनिट डिजिट,
भाज्य संख्या की बात कर रहा है तो उसकी कंडीशन क्या है? आपने शायद ही अभी तक पढ़ा हो कि 6n ± 1, 3 से बड़ी कोई भी अभाज्य संख्या होती है वो इस रूल को फॉलो करती है, और 3 से बड़ी जो अभाज्य संख्या होती है उसका वर्ग जो होता है वो हमेशा 8n + 1 के रूप में होता है। ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग बिंदु होंगे, महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे जो हम लोग इस क्लास में जानेंगे। तो शुरू करते हैं क्लास। तो सबसे पहले आपने देखा कि लिखा है क्या? नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि नंबर क्या है ना। जैसे आपको कहीं जाना है, मान लो आपको किसी शहर में जाना है, तो आपको शहर में जाने के पहले पता करना पड़ेगा कि वो शहर जो है वो किस ज़िले में पड़ता है, ज़िले के बाद किस राज्य में पड़ता है। तो ये जो नंबर सिस्टम है, तो नंबर सिस्टम क्या है? संख्या पद्धति है, तो सबसे पहले तो आपको संख्या जानना पड़ेगा कि संख्या क्या है। और अगर संख्या जान लेंगे तो फिर पद्धति क्या है ना। संख्या जानने के बाद पद्धति क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि संख्या क्या है। क्या? संख्या। नंबर। तो बेटा नंबर जानने से पहले हम लोगों को जानना पड़ेगा किसके बारे में? अंक के बारे में। अंक, और अंक को बेटा अंग्रेजी में बोलते हैं डिजिट। डिजिट। डिजिट क्या है? अंक क्या है? डिजिट होता है बेटा 0 से लेके 9 तक जितने भी अंक होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, ये सारे क्या है बेटा? अंक हैं। और क्या है? संख्याएं भी हैं। बेटा जो अंक होता है ना, वो एक संख्या सिर्फ होती है, यानी ये अंक तो है ही, साथ में ये एक अंक की संख्या भी है। लेकिन कहीं अगर लिखा है 23, 31, 45, 96, 79, 924, 1879, ये भी संख्या है। तो यहाँ क्या देख रहे हैं हम? यहाँ हम देख रहे हैं बेटा कि यहाँ पर जो अंक हैं, यहाँ पर देखो अंक 2 हो गए, 1, 2, यहाँ पर अंक 2 हो गए, यहाँ पर 2 हो गए, यहाँ पर 1, 2, 3, 4 अंक हो गए, यहाँ पर 1, 2, 3 हो गए। ये क्या है? ये सारे बेटा अंक हैं। अंक, डिजिट, है ना। तो हमने क्या देखा? हमने देखा बेटा जो संख्या होती है वो एक या एक से अधिक अंकों से मिलकर बनी होती है। या तो एक से होगी, तो एक से कौन होगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये। या एक से अधिक अंक को क्या करेगा? वो एक साथ रख देगा, एक साथ लिख देगा, वो क्या बन जाएगी? एक संख्या बन जाएगी। यानी संख्या की अगर परिभाषा आप लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा? एक या एक से अधिक अंक मिलकर एक संख्या का निर्माण करते हैं। अगर यहाँ से आप परिभाषा लिखना चाहें, इसकी डेफिनीशन लिखना चाहें, तो इसकी डेफिनीशन क्या हो जाएगी बेटा? इसकी डेफिनीशन हो जाएगी एक या एक से अधिक अंक मिलकर एक संख्या का निर्माण करते हैं। एक संख्या का निर्माण करते हैं।
ये नंबर की परिभाषा हो गई। अगर बात एग्जाम्पल की आएगी तो एग्जाम्पल आप लिख लेंगे, 1 हो गया, 449 हो गया, 783 हो गया, 9024 हो गया। ये बात तो हो गई संख्या की। संख्या के बारे में जब देखा तो इन एग्जाम्पल्स को अगर और आगे लिखना चाहें तो आप बेटा इन एग्जाम्पल्स को ऐसा भी तो लिख सकते हैं, जैसे कहीं रूट 49 आ गया, रूट 47 आ गया, रूट -47 करो। इसको अगले स्टेप में समझा देंगे, एक साथ ज़्यादा स्टेप समझाएंगे, आप कंफ्यूज हो सकते हैं। यहाँ पर हमने बेटा देखा कि कुछ संख्याएं तो ऐसी हैं, कुछ संख्याएं तो ऐसी हैं जिन्हें हम डायरेक्ट कहाँ पर डिनोट कर सकते हैं, नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं, यानी संख्या रेखा पर। और कुछ संख्याएं ऐसी हैं जो संख्या रेखा पर नहीं दर्शाई जा सकती। कुछ संख्या कैसी हैं जो डायरेक्ट आप उन्हें अगर दर्शाना चाहें तो संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, लेकिन कुछ संख्याएं ऐसी भी हैं जो संख्या रेखा पर नहीं प्रदर्शित की जा सकती। जो संख्याएं संख्या रेखा पर प्रदर्शित की जा सकती बेटा उन्हें कहते हैं वास्तविक संख्याएं, और जो संख्याएं संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं की जा सकती हैं उन्हें कहते हैं काल्पनिक संख्याएं। तो यहाँ से हमने क्या देखा बेटा, यहाँ से हमने देखा जो संख्या भी होती हैं, संख्या के कुछ प्रकार भी होते हैं। तो संख्या के क्या प्रकार होते हैं, संख्या के विभिन्न प्रकार देखे, 2 प्रकार के। अगर यहाँ कोई संख्या है, अगर कोई नंबर है, तो नंबर बेटा 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका रियल नंबर, दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। यहाँ से क्या देखा, जो कोई संख्या है, संख्या होती है 2 प्रकार की, एक होती है वास्तविक संख्या और दूसरी होती है काल्पनिक संख्या। रियल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिन्हें कहाँ दर्शा सकते हैं, जिन्हें संख्या रेखा पर, जिन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है, जिन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है। जैसे 2, 4, रूट 49, रूट 69, 73, है ना। ये क्या हो गया, एग्जाम्पल्स हो गए। अगर बात हम इमेजिनरी नंबर की करेंगे तो इमेजिनरी नंबर क्या हो जाएगा, ऐसी संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर, जिन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। अगर यहाँ एग्जाम्पल्स की बात आएगी तो यहाँ एग्जाम्पल्स जैसे मान लो बेटा आपने लिख दिया माइनस में रूट 16, माइनस में रूट 47, ये नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। और जो एग्ज़ाम में हमें पढ़ना है बेटा वास्तविक संख्याएं, तो इनको हम नहीं पढ़ेंगे।
कंपटीशन एग्ज़ाम में जो सिलेबस है वो आपका इनका है, वास्तविक संख्या से सवाल पूछता है, वो काल्पनिक संख्या से सवाल नहीं पूछता है, ना ही वो कभी पूछेगा, क्योंकि ये हमारे सिलेबस से बाहर है। तो बेटा हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं काल्पनिक संख्या, वास्तविक संख्याएं काल्पनिक संख्याओं को हम लोग नहीं पढ़ेंगे, इनको हटा देंगे। यानी यहाँ से हमने क्या देखा कि अब हमें जो फोकस करना है वो करना है किस पर, वास्तविक संख्याओं पर, इन पर। ये क्या है बेटा, एक चीज़ आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर संख्याओं में आपको एक चीज़ दिख रही होगी, जैसे √49 है तो √49 को आप 7 लिख सकते हैं, लेकिन अगर जब इसको लिखोगे तो इसको आप क्या लिखेंगे, 8 पॉइंट समथिंग लिखना पड़ेगा। यानी यहाँ भी दो प्रकार की संख्याएं आपको दिख रही हैं। वास्तविक संख्याओं में भी आपको संख्या कितनी प्रकार की दिख रही है बेटा, वास्तविक संख्याओं में भी आपको जो संख्याएं दिख रही हैं वो दो प्रकार की दिख रही हैं। एक तो ऐसी संख्याएं दिख रही हैं एक तो इस प्रकार की संख्याएं दिख रही हैं जिनमें क्या होता है, पूर्ण अंक होता है। पूर्ण अंक मतलब पूरा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, ऐसे पूर्ण संख्याएं होती हैं। लेकिन दूसरी प्रकार की ऐसी संख्याएं दिख रही हैं जो कैसी हैं, दशमलव में है। यहाँ हमने क्या देखा कि कुछ संख्याएं ऐसी हैं, जैसे √69 है तो √69 8 पॉइंट आएगा, और √49 है तो ये 7 आ जाएगा। यानी संख्याएं दो प्रकार की हैं। संख्याएं दो प्रकार की कौन कौन सी हैं, एक तो ऐसी संख्याएं हैं जिनमें पूर्ण अंक हैं, जिनमें क्या है बेटा, पूर्ण अंक है, और दूसरी संख्याएं ऐसी हैं जो दशमलव में हैं, यानी पूर्ण अंक नहीं है, तो यानी वो पूर्ण अंक से कम है या ज़्यादा है। अच्छा, इसको उल्टा लग गया। कुछ संख्याएं ऐसी हैं जो दशमलव में हैं, और कुछ संख्याएं ऐसी हैं जो पूर्णांक में हैं। यानी यहाँ से हमने देखा कि जो वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्या के बहुत सारे प्रकार भी हो सकते हैं। तो वास्तविक संख्याओं में हम सबसे पहले एक चीज़ को उठाएंगे कि ऐसी संख्याओं को देखें जो एक अंक हो और दूसरे में दशमलव में हो, है ना। तो हेडिंग डालेंगे बेटा सबसे पहले क्या, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या के बेटा इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। वास्तविक संख्याओं को हमने जब देखा तो वास्तविक संख्याओं को हमने देखा कि वास्तविक संख्याएं बेटा हो सकती हैं कितने प्रकार की, दो प्रकार की, जिसमें पहला होता है पूर्ण अंक। पूर्ण अंक से को जोड़ दिया तो बन गया पूर्णांक, और पूर्णांक को बेटा इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर। और दूसरा हमने इसका प्रकार देखा दशमलव। दशमलव संख्या यानी डेसिमल नंबर। ये हो गया पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर। ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया आपका
रियल नंबर के प्रकार। इन पूर्णांक को हमने देखा, जब पूर्णांक के एग्जाम्पल लिखे तो पूर्णांक के एग्जाम्पल हमने क्या लिखे बेटा, पूर्णांक के एग्जाम्पल्स में जब हमने लिखना चाहा तो हमने एक जगह लिख दिया 4, एक जगह 6, दूसरी जगह -2, -1 और 0.78, ये एग्जाम्पल्स लिखा है। ये सारे क्या हो गए, पूर्णांक हो गए। तो हमने एक चीज़ यहाँ से देखी कि पूर्णांक में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अलग से हैं, कुछ संख्याएं ऐसी हैं जो माइनस में हैं, कुछ संख्या ऐसी हैं जो काहे में हैं, धनात्मक हैं, और कुछ संख्याएं ऐसी हैं जो क्या है, ऋणात्मक है। और 0 एक ऐसी संख्या है जो ना तो धन है और ना ही ऋण है, मीन्स ना तो वो धन पूर्णांक है और ना ही ऋण पूर्णांक है ना। यानी यहाँ से हमने क्या देखा कि जो पूर्णांक है, पूर्णांक के भी कितने प्रकार हो जाएंगे, 2 प्रकार हो जाएंगे। और 0 क्या हो जाएगा, 0 ना तो धन पूर्णांक में आएगा और ना ही ऋण पूर्णांक में आएगा। तो सबसे पहले इसमें आ जाता है ऋण पूर्णांक, और दूसरा धन पूर्णांक। और 0 क्या है बेटा, ना तो धन पूर्णांक है और ना ऋण पूर्णांक है ना, उसको यहाँ लिख दिया है। तो ऋण पूर्णांक में आपने क्या देखा, ऋण पूर्णांक में देखा -2, -1, -4, कुछ भी आगे, ये क्या हो गए, ऋण पूर्णांक हो गए। अगर बात धन पूर्णांक की करेगा तो धन पूर्णांक 4, 6, 8, 10, ये धन पूर्णांक करेगा। अगर वो कहेगा 0 तो आप क्या कहेंगे, 0 ना तो धन पूर्णांक है और ना ही ऋण पूर्णांक। क्या देखा, 0 जो है, 0 ना तो धन पूर्णांक है और ना ही ऋण पूर्णांक। इसको नोट करिए। अब बात आती है दशमलव संख्या की, डेसिमल नंबर। तो बेटा हमने डेसिमल को जब लिखना चाहा तो डेसिमल को एग्जाम्पल्स में हम लिखेंगे, जैसे 2.5 लिख दिया, 0.333, और ये 33 बढ़ता जा रहा है। और तीसरा एग्जाम्पल हमने लिख दिया बेटा 0.12694, 0.1269448, ये बढ़ रहा है लेकिन संख्या अपरिवर्तित रह रही है, मतलब ये एक ही संख्या रिपीट नहीं हो रही है। यानी क्या देखा कि जो दशमलव संख्या होती है, जो डेसिमल नंबर होता है, वो भी 3 प्रकार का हो सकता है, वो भी 3 प्रकार का हो सकता है। एक तो ऐसा प्रकार जब दशमलव क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए, एक ऐसा प्रकार जब दशमलव ख़त्म हो जाए, दूसरा ऐसा प्रकार जब दशमलव ख़त्म तो ना हो, संख्या आगे तो बढ़ती रहे लेकिन संख्या बराबर रहे, यानी एक ही अंक की क्या हो, पुनरावृत्ति हो, एक ही बार अंक दोहराया जाए। और जब भी कोई अंक एक बार दोहराया जाता है तो उसको बोला जाता है बेटा पुनरावृत्ति। जब कोई अंक एक बार ही दोहराया जाता है, जब कोई एक ही अंक बार बार दोहराया जाता है उसको बोला जाता है पुनरावृत्ति। और जब कोई अंक ना दोहराया जाए, जब कोई अंक ना दोहराया जाए उसे बोला जाता है अनावृत्ति। ये तो आपको पता होगा
जब कोई अंक बार बार दोहराया जाए तो उसे बोला जाता है पुनरावृत्ति, और जब कोई अंक ना दोहराया जाए उसे बोला जाता है अनावृत्ति। और यहाँ पर तो शांत हो रहा है, तो ये तो सीधा सीधा बन गया क्या बेटा, शांत दशमलव, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये क्या बन गया बेटा, शांत दशमलव बन गया, यानी ये क्या बन गया बेटा, टर्मिनेटिंग डेसिमल बन गया। और इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो एक तो ये अशांत भी है, और अंक बार बार दोहरा रहा है, और दशमलव में भी संख्या है। समझना, याद नहीं करना है कुछ। दशमलव शांत नहीं हो रहा यानी अशांत, संख्या में दशमलव है तो दशमलव, अंक बार बार दोहरा रहा है तो पुनरावृत्ति। तो ये क्या बन गया, अशांत पुनरावृत्ति दशमलव। इसी प्रकार इसमें भी दशमलव शांत नहीं हो रहा, यानी दशमलव क्या है बेटा, अशांत है। दशमलव जो संख्या है वो बार बार दोहरा नहीं रही है, तो यानी अनावृत्ति हो गई। और संख्या काय में है, दशमलव में है, जो अंक दिया है वो दशमलव में दिया गया है, तो ये हो गया अशांत अनावृत्ति दशमलव। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। और इसको क्या बोल देंगे, इसको बोल देंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। ये बात समझ में आ गई। ये तो हमने संख्या को एक रूप में देखा है ना। अब इसी वास्तविक संख्या को और देखते हैं, दूसरे तरीके से देख सकते हैं। अभी तो इस संख्या को हमने पूर्ण और दशमलव के रूप में विस्तार क्या किया, विभाजित किया, अंतर किया, बांटा। अभी इस वास्तविक संख्या को हमने किस रूप में अलग अलग किया था, एक को पूर्णांक के रूप में और दूसरे को दशमलव के रूप में। इसी प्रकार अगर हमने कुछ अदर एग्जाम्पल्स लिखें वास्तविक संख्या के, तो वास्तविक संख्या के बेटा हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं क्या, वास्तविक संख्या के अगर हमने एग्जाम्पल लिख लिया तो मान लो एक तो ये हो गया, दूसरा हो गया पाई, तीसरा हो गया 3/5, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो यहाँ क्या देखा, यहाँ हमने देखा कि कुछ तो ऐसी संख्याएं आ रही हैं जिन्हें हम कैसे अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, और कुछ संख्याएं ऐसी आ रही हैं जिन्हें हम अंश और हर के रूप में नहीं लिख सकते। यहाँ हमने क्या देखा, कुछ तो ऐसी संख्याएं आ रही हैं जिन्हें हम अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, और कुछ ऐसी संख्याएं आ रही हैं जिन्हें हम अंश और हर के रूप में नहीं लिख सकते। यानी इस प्रकार वास्तविक संख्या के और दो प्रकार हो जाएंगे। जिन्हें हम अंश और हर के रूप में लिखा उसे बोला जाता है परमेय संख्या, और जिसे अंश और हर के रूप में नहीं लिखा जा सकता उन्हें क्या कहते हैं बेटा, अपरिमेय संख्या। इसे बेटा इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर।
इसे बोला जाता है इर्रेशनल नंबर। यानी परमेय संख्या क्या होती हैं? परमेय संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं, यानी ऐसी संख्या जिसे P/Q, यानी हम कह सकते हैं अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सके, के रूप में लिखा जा सके। और यहाँ पर ऐसी संख्याएं जिन्हें अंश बटे हर के रूप में नहीं लिखा जा सकते, लेकिन यहाँ कभी भी Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। परमेय संख्या को भी हमने दो रूप में वास्तविक संख्या को भी हमने दो रूप में बांटा, एक तो परमेय संख्या, दूसरी हो गई अपरमेय संख्या। परमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे हम अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, तथा अपरमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे अंश और हर के रूप में नहीं लिख सकते। परमेय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर और अपरमेय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। Rational number, the number which can be written in the form of P/Q is called rational number. The number which can be written in the form of P/Q is not. The number which can not be written in the form of P/Q is called rational number. गलत बता गया। द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q इज कॉल्ड रेशनल नंबर। द नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q इज कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। है ना? यहाँ तक बातें समझ में आ गई। अब बेटा एक कुछ प्रकार की संख्याओं के बारे में और आपने सुना होगा। एक तो जैसे आती है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, तो अभी हमने जो पूर्णांक संख्याएं पढ़ी ना, तो पूर्णांक संख्या में क्या करते थे? पूर्णांक संख्या में 0 से लेके चलते थे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना? अगर पूर्णांक संख्याओं में से हम क्या करें, 0 को हटा दें, तो उसको क्या लिख देंगे? प्राकृतिक संख्याएं हो जाती हैं। अगर प्राकृतिक संख्या की बात करेगा, प्राकृतिक संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या हो जाता है? नेचुरल नंबर का एग्जाम्पल हो जाता है आपका बेटा 1 2 4 6 9, ये सब क्या हो गया? प्राकृतिक संख्या हो गई। प्राकृतिक संख्याओं को भी हमने जब ध्यान से देखा तो ये दो प्रकार की बट रही हैं। एक तो जैसे हो गई 4 और एक तो हो गई जैसे 3। 3 का सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं और 4 के 3, यानी 3 कह दें या 2 प्लस कह दें। प्राकृतिक संख्याओं को भी जब हमने देखा तो प्राकृतिक संख्या के एग्जाम्पल्स लिखे, तो प्राकृतिक संख्या के जब उदाहरण लिखे तो हमने देखा प्राकृतिक संख्या भी कुछ ऐसी होती है जिनके तो मात्र 2 गुणनखंड होते हैं, उन्हें कहते हैं बेटा क्या? अभाज्य संख्याएं। और जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं उन्हें कहते हैं भाज्य संख्याएं। उसके बाद आपका क्वेश्चन आएगा कि भैया यहाँ पर 1 भी लिखा है और 1 क्या है? अगर 1 लिखा है तो 1 क्या है? तो बेटा ना 1 जो होता है वो ना तो भाज्य संख्या होती है और ना ही अभाज्य संख्या होती है।
0 इज नाइदर प्राइम नंबर नार कंपोजिट नंबर। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 2 अलग भागों में। डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले हम आपको गुणनखंड बताते हैं कि गुणनखंड क्या होता है। हो सकता है कुछ लोग इस क्लास को छोड़ के जाने ही वाले होंगे, बोर हो रहे होंगे कि आपने अभी तक जो पढ़ाया है वो हमें मोस्टली आता था, लेकिन शुरू में आपने इंट्रोडक्शन इतना अच्छा दिया था कि ये पढ़ा देंगे, ये पढ़ा देंगे। भाई शांत रहोगे, धैर्य बनाओगे। आपको पता है कि अगर आपको छत पे जाना है तो पहली सीढ़ी लेनी पड़ती है, पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, चौथी सीढ़ी, तब आप कहीं छत पे पहुंचेंगे। हमें पता है कि आपको ये चीज़ें आती हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे भी तो हैं जिन्हें नहीं आती हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी तो हैं जिन्होंने हो सकता है तैयारी शुरू की हो, जिनका बैकग्राउंड जो क्या रहा हो, बायोलॉजी रहा हो, उन्होंने इंटर में मैथ ना ली हो, उन्हें हो सकता है ये चीज़ें ना पता हो। तो सबको लेके पढ़ना है ना। तो बात अगर गुणनखंड की है तो गुणनखंड में देखेंगे, जैसे कोई संख्या है बेटा 4, तो बेटा 4 में हम देखेंगे किसका किसका भाग चला जाता है। तो 4 में हम देखेंगे 1 का भाग चला जाता है, 4 में 2 का भाग भी चला जाता है, 4 का भाग भी चला जाता है। इसी प्रकार संख्या ले ली हमने 5, तो 5 में देखा 1 का भाग जाता है और 5 का भाग जाता है। जो बेटा ये होते हैं, ये 1 2 4 1 5, ये हैं क्या, गुणनखंड। ये क्या है, गुणनखंड हैं, फैक्टर हैं। आ गया समझ में? इसे नोट कर लो। हम आप पहुंचते हैं भाज्य और अभाज्य पे। तो जब हमने प्राकृतिक संख्याओं को देखा तो प्राकृतिक संख्या को हम बेटा 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो हो गया भाज्य संख्या, दूसरी हो गई अभाज्य संख्या। एक क्या हो गई, एक तो हो गई भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, और दूसरी हो गई अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या को बेटा इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर, और अभाज्य संख्या को बेटा इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। भाज्य संख्या क्या होते हैं, इसके जो फैक्टर होते हैं, भाज्य संख्या के जो फैक्टर होते हैं यानी गुणनखंड होते हैं, वो कितने होते हैं, 2+ होते हैं, मोर देन 2 होते हैं। ऐसी संख्याएं जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं, इसको क्या बोल देते हैं, 2 से ज़्यादा। ऐसी संख्याएं जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं उन्हें कहते हैं भाज्य संख्याएं। और ऐसी संख्याएं जिनके क्या होते हैं, मात्र 2 गुणनखंड होते हैं। जिसके कितने, मात्र 2, यानी ओनली 2 फैक्टर। ऐसी संख्याएं जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं उसको कहते हैं अभाज्य संख्या। अब वो आपसे इन अभाज्य संख्याओं से रिलेटेड कुछ सवाल पूछेगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी समअभाज्य संख्या, एकमात्र समअभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, 3 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 3 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन वो इससे पूछेगा। 1 से लेकर 50 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या, कितनी अभाज्य संख्या होती हैं। 50 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं।
1 से लेके 200 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 1 से लेके 1000 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, वो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछेगा। तो अब डायरेक्ट वो क्वेश्चन को हम नोट डाउन कर लेंगे और उनको डायरेक्ट ऐसे ही याद कर लेंगे। तो सबसे पहले सबसे छोटी या सम, सबसे छोटी पूछेगा, सबसे छोटी कहे या वो सम कहे, अभाज्य संख्या। आंसर क्या होगा बेटा? 2। सबसे छोटी कहे या सम अभाज्य संख्या कहे, आंसर होगा 2। दूसरा वो आपसे पूछेगा सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, विषम अभाज्य संख्या, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? 3। यही वो एक आपसे क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ नोट कर दे रहे हैं, एकमात्र समअभाज्य संख्या, आंसर क्या होगा? 2। अगला पॉइंट वो आपसे पूछ सकता है बेटा, सबसे छोटी भाज्य संख्या, आंसर होगा 4। आंसर क्या होगा? 4। पूछेगा 3 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, आंसर होगा 101। तीन अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, इसी में वो आपसे अगला क्वेश्चन पूछेगा 3 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 3 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, आंसर क्या होगा? 997। हो गया? ये चीज़ें नोट कर लें, नोट कर लो। एक पॉइंट और बताते हैं जो शायद ही आपने अभी तक पढ़ा हो। तो वो पॉइंट है बेटा, वो पॉइंट है कि 3 से बड़ी, पॉइंट है 3 से बड़ी कोई भी अभाज्य संख्या जो होती है, 3 से बड़ी कोई भी जो अभाज्य संख्या होती है वो 6n ± 1 का रूल फॉलो करती है। 3 से बड़ी कोई भी अभाज्य संख्या होती है, समझना, 3 से बड़ी यानी 4 नहीं 5, 7, 11, 13 ये है ना, यानी 3 से बड़ी कोई भी अभाज्य संख्या जो होती है वो 6n ± 1 को फॉलो करती है तथा उसके वर्ग 8n + 1 के रूप का होता है। तो देखना ये क्या है, इसको समझाते हैं। पहले इस पॉइंट को नोट कर लेते हैं, उसके बाद समझेंगे कहना क्या चाहते हैं।
और ये इम्पोर्टेंट है, इसको लर्न कर लीजिए। वो क्या करेगा, ऑप्शन देगा। एक क्वेश्चन उसने बना दिया कि कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है, कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है। एग्जाम्पल्स में वो आपको 4 एग्जाम्पल्स दे देगा। तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, वहाँ पर ये रूल का यूज करेंगे आप, क्या 6n + -1। देखना बेटा, रूल कहता है कि 3 से बड़ी कोई भी अभाज्य संख्या, 3 से बड़ी अभाज्य संख्या 6n + -1 के रूप में तथा उसका वर्ग 8n + 1 के रूप का होता है, रूल क्या है आपका कि 3 से बड़ी अभाज्य संख्या जो होती है वो 6n + -1 के रूप की तथा उसका जो स्क्वायर होता है वो 8n + 1 के रूप का होता है। तो देखना क्या कहना चाहते हैं, चेक करें सही है गलत है पता तो चले। संख्या हमने सबसे पहले ले ली 7, 9, 7, 11, 13, इतनी ले ली। 7 का स्क्वायर 49, 11 का स्क्वायर 121 और 13 का स्क्वायर 169। ये हो गया। देखिए ये तीनों संख्याएं, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, ये तीनों संख्याएं बेटा क्या है, किस रूप की हैं, 3 से बड़ी हैं और उनके साइड में हमने स्क्वायर लिख दिया ताकि दोनों रूल्स को एक साथ समझ सकें। अगर ये संख्या 3 से बड़ी है तो 6n + -1 का रूप का फॉलो करना चाहिए। तो देखो बेटा n बराबर आप रखो 1, तो 6 × 1 तो यहाँ क्या आ गया, 6 आ गया, और 6 में अगर आपने 1 जोड़ दिया तो क्या आ गया, 7। यानी ये किस रूप की है, ये 6n + 1 रूप की है ना। अगर इसका स्क्वायर देख रहे हैं, स्क्वायर किस रूप का होगा, 8n + 1 के रूप में होगा। तो स्क्वायर के लिए आप बेटा n बराबर कितने रखोगे, 6। अगर आपने n बराबर 6 रखा तो क्या हो जाएगा, 8 × 6 + 1 बराबर 49। यानी यहाँ पर तो रूल्स फॉलो कर दिए। यहाँ भी देखेंगे 11 को लिखेंगे, तो 11 को बेटा आप क्या लिख सकते हैं, 11 को आप n बराबर अगर 2 लोगे तो क्या हो जाएगा, 6 × 2, और इससे अगर 1 घटा दोगे तो क्या हो जाएगा, 12 - 1, यानी n बराबर 2 था तो ये किस रूप का हो गया, 6n - 1 रूप का। n बराबर अगर 2 लोगे तो यहाँ पर रखोगे तो 6 दूनी 12, और 12 से 1 नीचे वाला घटाओगे, या तो आपको प्लस लेना है या माइनस लेना है। संख्या या तो प्लस के रूप की होगी या माइनस के रूप की होगी। स्क्वायर में तो कोई दिक्कत ही नहीं, हमें यहाँ पर प्लस ही है। जो अभाज्य संख्या है वो या तो प्लस के रूप की होगी या माइनस के रूप की होगी, लेकिन फॉलो जरूर करेगी।
तो यहाँ पर देखा 6n-1 के रूप की होगी। अब इसका स्क्वायर चेक कर लेते हैं। स्क्वायर में आप क्या रखेंगे, n बराबर मान लो 15 रख लिया, तो 8 गुणे 15 प्लस 1, तो 15 थे 120 प्लस 1 121। फॉलो कर रही है, इसने भी फॉलो किया। इसको देख लो, अगर n बराबर आप बेटा 2 लोगे, n बराबर 2, तो n बराबर 2 लोगे तो 6 गुणे 2 प्लस 1 करोगे तो क्या हो जाएगा, 12 प्लस 1 बराबर 13 हो जाएगा। ये किस रूप की आ गई, 6n+1 के रूप की आ गई। अब आप बैठे बैठे घर पे जितनी भी अब आपको लगे कि हमें गलत सिद्ध करना है, तो आप बैठ के 2 3 4 दिन इसकी प्रैक्टिस करना। अगर कोई एग्जाम्पल मिले कि जो इसको फॉलो नहीं करता है तो मैं बताना, लेकिन समझने से पहले हमने क्या कहा, हमने कहा कि अभाज्य संख्या जो होगी 6n+-1 के रूप की होगी। लेकिन क्या सभी अभाज्य सभी संख्याएं जो 6n+-1 रूप को फॉलो करेंगी वो अभाज्य संख्याएं होंगी, ये नहीं कह सकते। कहने में नहीं समझे आप, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो अभाज्य संख्या होगी 3 से बड़ी होगी वो 6n+-1 को फॉलो करेगी। लेकिन वे सारी संख्याएं जो 6n+-1 को फॉलो करती हैं ये वो अभाज्य संख्याएं होंगी, ये क्लियर नहीं है। वो भाज्य भी हो सकती हैं, अभाज्य भी हो सकती हैं। तो यहाँ पर आप नोट लिख लेना, नहीं तो आप आधा लिखेंगे और उसके बाद कहेंगे कि भैया आपने गलत बता दिया। ऐसी संख्याएं जो 6n+-1 को संतुष्ट करेंगी अभाज्य संख्या ही होगी, निश्चित नहीं है, निश्चित नहीं है। समझना, अभाज्य संख्या जो होगी वो इसको फॉलो करेगी, ये इसको फॉलो नहीं करेगा। वैसे जैसे आपने किसी को रोल मॉडल मान लिया, तो आप क्या करेंगे, आप रोल मॉडल की जो अच्छाइयाँ हैं, आपने APJ अब्दुल कलाम, एक महान व्यक्तित्व, भारत के मिसाइल मैन, इन भारत देश के लिए जीने वाले ऐसे महानतम शख्सियत को मान लो आपने क्या मान लिया, अपना रोल मॉडल मान लिया, अपना आदर्श व्यक्ति मान लिया, है ना। तो आप क्या करेंगे, आप उनकी अच्छाइयों को अपने अंदर अपनाएंगे, उनके जो अच्छी बातें हैं, जो उनके अच्छे विचार हैं, उनको अपने अंदर अपनाएंगे। लेकिन जिन जिन में वो अच्छी आते हैं वो सारे APJ अब्दुल कलाम तो नहीं है। समझना कहना क्या चाहते हैं, आप उन्हें फॉलो कर रहे हैं, लेकिन अदर व्यक्ति में भी अगर वो क्वालिटी हैं तो क्या वो APJ अब्दुल कलाम हो जाएंगे? नहीं ना। APJ अब्दुल कलाम एक थे, एक हैं और एक ही रहेंगे, है ना। ठीक इसी प्रकार 6n+-1 को जो संख्याएं फॉलो करेंगी वो भाज्य भी हो सकती हैं, अभाज्य भी हो सकती हैं। लेकिन जो 3 से बड़ी अभाज्य संख्या होगी वो हमेशा इसे फॉलो करेगी, है ना। और उनका वर्ग 8n+1 को फॉलो करेगा। अब इसमें ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम आगे इससे कुछ रिलेटेड पॉइंट अभी छूट गए थे,
जैसे 1 से 50 तक कितनी आवाज़ संख्याएँ होती हैं, 50 से 100 तक कितनी आवाज़ संख्याएँ होती हैं, 1 से 200 तक कितनी होती हैं, 1 से लेके 1000 तक कितनी होती हैं, है ना। तो इन सब पॉइंट को हम देखेंगे अगली क्लास में। इस नंबर सिस्टम वाले भाग को ख़त्म करेंगे। इससे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण एग्ज़ाम में सवाल आए हैं, चाहे वो एसएससी में हो, एसएससी CHSL में हो, CGL में हो, करंट में KVS में आया हो, DSSB में आया हो, और जो स्टूडेंट टीचिंग के हैं, टीचिंग क्षेत्र के हैं, उन्हें लग रहा होगा भैया ये बहुत ऊपर की चीज़ें पढ़ा दी, पैटर्न बदलेगा, आयोग बन रहा है उत्तर प्रदेश में। और आपको भी पता है KVS DSSB पहले से ही इस स्तर से सवाल पूछता है। DSSB और KVS के जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें मैथ जो आती है अच्छी खासी मैथ आती है। आपके जो यूपी टेट या यूपी सुपर टेट इनके स्तर से बहुत ऊपर आती है। आपको जॉब पानी है, मेहनत करनी पड़ेगी। अगर सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह आपको क्या करना होगा, जलना पड़ेगा। और एक बात आप अपने जीवन में याद रखें कि सफल होने के लिए तपना तो पड़ेगा। मजबूत जो चीज़ होती है ना, जो चीज़ मजबूत होती है वो तपती है। अभी आपको हम केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। केमिस्ट्री में आपको जब आपको कुछ परमाणु के बारे में बताएंगे तो परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को अपनी कक्षा से उच्च कक्षा में जब जाना पड़ता है ना, उसे एक्स्ट्रा एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रकार आपको अपना स्तर ऊंचा करना है। आपको क्या करना है, अपना स्तर ऊंचा करना है। अभी आप क्या जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आपको जॉब पानी है, आपको समाज में एक अपना स्टेटस बनाना है। तो उसके लिए क्या आपको ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। आपकी ऊर्जा क्या, आपकी ऊर्जा ज्ञान है, तो आपको ज्ञान हासिल करना पड़ेगा। तो ज्ञान हासिल करने के लिए क्या, आपको पढ़ना पड़ेगा। तो सभी लोग इस चीज़ को अच्छे से पढ़ें। मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है इसे लाइक करें। अपने इष्ट मित्र, छोटे भाई बहन जिन्हें आपको लगता है कि उन्हें इस क्लास की आवश्यकता है, उन्हें शेयर करें। और अगली क्लास का अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। इससे क्या होगा कि जैसे ही कोई नया वीडियो हम अपने चैनल पर अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू अलॉट। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में।